डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। इससे पहले मैंने आपको प्लेटो, अरस्तु तथा पंचायती राज के विषय में जानकारी दी, जो कि हमारे चैनल में आप देख सकते हैं और उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस प्रयास को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा आज का विषय है लोक प्रशासन। तो चलिए सबसे पहले हम लोक प्रशासन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, देश की स्वाधीनता के अनंतर लोक प्रशासन कानून और व्यवस्था के क्षेत्र तक सीमित न रहकर जनजीवन से संबंध समस्त गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। विकास के चरण प्रगति की विविध दिशाओं में जिस गति से बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में नए नए संगठनों का निर्माण और विधिवत संचालन प्रशासकों के लिए नित्य नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न योजनाओं में देश के नागरिकों की बढ़ती हुई अभिरुचि के साथ ही प्रशासक वर्ग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि लोक प्रशासन आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि उसके विविध पक्षों और स्वरूपों के संबंध में बौद्धिक वर्ग को अधिक से अधिक परिचित कराया जाए। स्टूडेंट, सार्वजनिक कार्यों के संपादन से संबंधित प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। इसके सामान्य अर्थ जनहित के उद्देश्य से संचालित गतिविधियां हैं। पारंपरिक रूप में ये गतिविधियां सरकारी गतिविधियों तक ही सीमित थीं और लोक प्रशासन का अर्थ भी मात्र सरकारी प्रशासन से लिया जाता था। लेकिन 1980 के बाद नवलोक प्रशासन के प्रभाव और भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति के संदर्भ में लोक प्रशासन की भूमिका अपने कार्यों के संदर्भ में बदलने लगी और उसका अर्थ भी नीति विज्ञान और आर्थिक प्रभाव से प्रेरित नवलोक प्रबंध हो गया। अब हम लोक प्रशासन के विषय में बात कर रहे हैं, तो हमको पहले लोक और प्रशासन को अलग अलग समझना होगा। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो सबसे पहले हम प्रशासन के बारे में जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रशासन क्या है। स्टूडेंट, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह प्रा उपसर्ग पूर्वक शास धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। उस समय सोम आदि यज्ञों में मुख्य पुरोहित अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री और अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश और आदेश देने का कार्य किया करते थे। उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह एड उपसर्ग पूर्वक सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन की धातु मिनिस्ट्रेर से बना है। इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार करना और न्यायाधीश द्वारा न्याय करना, डॉक्टर के द्वारा बीमार को दवाई देना। 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध के अर्थ में होने लगा। प्रशासन का अर्थ बहुत ही विस्तार है, बहुत ही व्यापक है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। पहले अर्थ में हम समझ सकते हैं कि प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि राजीव गांधी का प्रशासन, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का प्रशासन, नेहरू का प्रशासन। और दूसरे अर्थ में इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा माना गया है। तीसरे अर्थ में इसका प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता था जो लोक नीति या लोक नीतियों को कार्यान्वित करने और कुछ सेवाएं या लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती हैं, जैसे भारतीय प्रशासन, रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन। चौथे अर्थ में इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंध के लिए सभी कार्यों को किया जाना होता है। स्टूडेंट, आधुनिक विचारकों के अनुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसको सरलतम रूप में सड़क पर पड़े हुए भारी पत्थर को हटाने के लिए किए जाने वाले प्रयास से अच्छी तरह समझा जा सकता है। रास्ता रोकने वाले भारी पत्थर को हटाना एक विशेष सामाजिक उद्देश्य है। इसकी पूर्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्तियों को इस पत्थर के विभिन्न हिस्सों में लगाकर इन्हें एक साथ बल लगाने की प्रेरणा देते हुए उनसे इसे सड़क से हटवाता है, तो यह एक अतीव मामूली ढंग का प्रशासन का कार्य है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करते हुए उनकी शक्ति एक विशिष्ट दिशा में एक प्रकार लगाई गई कि इसके सड़क पर पड़ी बाधा दूर हो गई।
अब आपको प्रशासन का मतलब पता चल गया, तो हम अपने शब्दों में प्रशासन के अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं कि प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति से शासन अथवा अनुशासित करना है। इसका यह अभिप्राय है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग ढंग से किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। अब प्रशासन का अर्थ समझने के बाद हमें समझना होगा कि प्रशासन के तत्व और लक्षण क्या हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया पत्थर हटाने वाला, तो इसमें एक कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो ये प्रशासन नहीं होगा। और दूसरा, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। जैसे कि अगर राज्य द्वारा किसी प्रदेश में सड़क, बांध या पुल बनाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य उस प्रदेश की एक सामुदायिक और सामूहिक आवश्यकता को पूरा करना है, लेकिन यह उद्देश्य सड़क को बनाने के कार्य में लगे व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है, क्योंकि उनका उद्देश्य अपना रोजगार कमाना है। हम ये भी बता सकते हैं कि प्रशासन संगठित होकर काम करता है, संगठन इसका प्रमाण है, इसके बिना वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार का होना है, इसी के आधार पर वह दूसरों से किसी कार्य में सहयोग लेता है। प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। परिवार जैसे छोटे संगठन प्रशासन नहीं कहलाते हैं। बड़े कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए प्रशासन का प्रयोग होता है। स्टूडेंट, प्रशासन को समझने के बाद अब हमें लोक प्रशासन को समझना होगा कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। लोक प्रशासन से अभिप्राय सरकारी प्रशासन से होता है। लोक शब्द का अर्थ यहाँ विशेष संदर्भ में लिया गया है, जिसका अर्थ है सरकार, ना कि जनता। लोक प्रशासन का तात्पर्य सरकारी मशीनरी द्वारा, लोक नौकरशाही द्वारा जनता के सार्वजनिक मामलों के प्रबंध से है। हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जनता के प्रशासन से संबंधित है, जिसको लोक नौकरशाही प्रशासित करते हैं। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीतियों और कानूनों को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था का नाम है। इसे सरकारी प्रशासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक शब्द का अर्थ यहाँ सरकार से है। स्टूडेंट, लोक प्रशासन सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रम को पूर्व रूप देता है, इसलिए इसे प्रशासन का आधार कहा जाता है। साथ ही सरकार की छवि और प्रदर्शन और जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का निर्वहन लोक प्रशासन पर निर्भर करता है। अब हमने लोक प्रशासन और प्रशासन को अलग अलग समझा है। अब इसके बाद लोक प्रशासन को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन एक सरकारी प्रशासन है। इसमें शामिल है सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां, चाहे वो नियामकीय प्रकृति की हो या जन कल्याण की, क्योंकि प्रत्येक का उद्देश्य सार्वजनिक हित है। सरकारी वित्त द्वारा पोषित निजी संगठनों की वे गतिविधियां भी लोक प्रशासन है, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित है। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य जो सार्वजनिक प्रकृति के हों, वो लोक प्रशासन है। और अंतर्राष्ट्रीय शासकीय संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियां, उदाहरण के तौर पर यूएनओ या मानव अधिकार आयोग के क्रियाकलाप भी लोक प्रशासन है। निजी संगठनों की गतिविधियां जो सरकारी अनुबंध के तहत सार्वजनिक हित में संचालित हैं। स्टूडेंट, अक्सर हम शासन और प्रशासन को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, हम लोक प्रशासन को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि शासन क्या है और प्रशासन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो शासन का निर्माण निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है, वहीं पर प्रशासन का निर्माण नियुक्त व्यक्तियों से होता है। आज आप ये क्लियर कर लीजिए कि शासन और प्रशासन अलग अलग दो चीजें हैं। शासन उच्च स्तरीय है, प्रशासन शासन का अधीन स्तरीय है। शासन अस्थायी होता है जबकि प्रशासन स्थायी होता है। शासकों को जनप्रतिनिधि कहते हैं और प्रशासकों को लोक सेवक कहते हैं। शासन का कार्य नीति निर्माण है, प्रशासन का कार्य नीति का क्रियान्वयन है। शासक विशेषज्ञ नहीं होते हैं जबकि प्रशासक विशेषज्ञ होते हैं। शासक निर्णय करता है और प्रशासक निर्णय में सहायता करता है। स्टूडेंट, अब आपको लोक प्रशासन और शासन क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको लोक प्रशासन के विकास के बारे में बताएंगे कि लोक प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ। तो हम सबसे पहले लोक प्रशासन के विकास के बारे में, प्राचीन काल के बारे में आपको बताते हैं। लोक प्रशासन प्रबंध की क्रिया और ज्ञान की पृथक शाखा या विषय दोनों है। प्रबंध क्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना सामाजिक जीवन। प्राचीन मिस्र,
चीन, भारत और मेसोपोटामिया की नदी घाटी सभ्यता की प्राचीनतम जन्मभूमि तो थी ही, इन घाटियों में ही लोक प्रशासन ने आरंभ में एक मूर्त रूप ग्रहण किया। मिस्र में नील नदी के जलमार्गों के नियमन की आवश्यकता के कारण केंद्रित कर्मचारी तंत्रात्मक प्रशासन की प्राचीनतम व्यवस्था का विकास हुआ। यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि मिस्र में नील नदी के जलमार्गों के नियमन की आवश्यकता के कारण केंद्रित कर्मचारी तंत्रात्मक प्रशासन की प्राचीनतम व्यवस्था का विकास हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती की जाने वाली लोक सेवाओं का विकास चीन में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही हो गया था। यह भी आपका एक क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में प्रशासन की कला राजशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र का अंग समझी जाती थी। गंगा सिंधु घाटी के ग्राम समाज, गणराज्यों तथा राजतंत्रात्मक राज्यों में हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वहां बहुत प्राचीन काल में एक पर्याप्त सुविकसित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। स्टूडेंट, रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के कतिपय उन्नत नियमों का वर्णन किया गया है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में भी लोक प्रशासन का संगठित रूप हमें प्राप्त होता है। रोमन शासकों ने लोक प्रशासन को वैधानिक मापदंड एवं स्वरूप प्रदान किए। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन रहा है कि लोक प्रशासन को वैधानिक मापदंड और स्वरूप किसने दिया, तो आप बता सकते हैं कि रोमन शासकों ने। मध्यकालीन सामंतवाद ने प्रशासन के क्षेत्र में एक अराजकता पूर्व विकेंद्रीकरण का समावेश किया, परंतु उसके खंडित सूत्रों को फ्रांस, इंग्लैंड, प्रशा और रूस के नवोदित राजतंत्रों ने पुनः संगठित और समायोजित कर दिया। राजा की सत्ता के विस्तार तथा केंद्रीकरण का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि राजमहलों के कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई। इसके फलस्वरूप राज्य के प्रशासन कार्य को मंत्रालयों, विभागों और उसके क्षेत्रीय कार्यकलापों में संगठित कर लिया गया। एक ऐसी लोक सेवा की रचना हुई जिसके कर्मचारियों को पूर्णतः सिफारिश के आधार पर भर्ती किया जाता था। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है कि प्रशा संसार का सबसे पहला देश था जिसने अपनी लोक सेवाओं के कर्मचारियों को योग्यता और गुणों के आधार पर भर्ती किया। ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा। इस प्रकार संगठित की जाने वाली लोक सेवा की सफलता ने दूसरे देशों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया और कालांतर में उन्होंने इसी पद्धति का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र के विकास के कारण प्रशासन के क्षेत्र तथा उसके कार्यों के बारे में अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई। विश्व युद्धों ने प्रशासनिक समस्याओं को और अधिक जटिल बना दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासन का संगठन और उसकी कार्यविधि पहले की अपेक्षा अधिक तकनीक और दुरूह हो गई है। अब आर्थिक संकट, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण का भार लोक प्रशासकों पर आ पड़ा। स्टूडेंट, अब आपने लोक प्रशासन के विकास का प्राचीन काल जाना। अब हम आते हैं लोक प्रशासन के विकास के अर्वाचीन काल पे, जिससे विकास का रूप ग्रहण करते हुए आधुनिक रूप को प्राप्त कर पाया। प्रशासन का अनुभव प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर इसका अध्ययन अभी हाल ही के वर्षों में होने लगा है। प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान अभी हाल के वर्षों में ही इन कारणों से दिया जाने लगा है। ये कारण है, वर्तमान राज्यों में सरकार का प्रशासनिक कार्य बहुत अधिक बढ़ गया, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था और कार्य पद्धति का अध्ययन आवश्यक हो गया। लोक प्रशासन पर राष्ट्रीय आय का काफी बड़ा अंश खर्च हो जाता है, अतः यह आवश्यक हो गया है कि इस धन को उचित रूप से खर्च किया जाए और हर प्रकार की फिजूल खर्ची रोकी जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी लोक प्रशासन का अध्ययन आवश्यक हो गया है। ऐसे तो प्रशासन विज्ञान है और यह आवश्यक है कि अन्य विज्ञानों की भांति इसका भी अध्ययन किया जाए। जब सरकार का काम इतना बढ़ गया है तो यह प्रश्न उठता है कि इन कामों को अच्छी तरह कैसे किया जाए। इसके लिए भी प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता प्रतीत हुई। एक क्रिया के रूप में तो लोक प्रशासन काफी प्राचीन है, तब अध्ययन की एक शाखा या विद्या के रूप में उसका उदय वर्तमान काल से ही संभव हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लंबे समय तक प्रशासन संबंधी समस्त चिंतन राजनीति, नीति शास्त्र और विधि शास्त्र जैसी विधाओं के साथ घुला मिला रहा। यही कारण है कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के भीतर राजनीतिक चिंतन के साथ ही प्रशासन संबंधी चिंतन भी पर्याप्त मात्रा में है। स्टूडेंट, स्मृतियां हिंदुओं के विधि ग्रंथ हैं, उसमें न्यायिक संगठन और सामान्य प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सैद्धांतिक आधारों की अपेक्षा प्रशासन की समस्याओं का अधिक विश्लेषण किया गया है और मैकियावेली की रचना प्रिंस में शासन, संचालन और प्रशासन कला की भी विस्तृत व्याख्या मिलती है। आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के ग्रंथों और राजनीतिज्ञों के संस्मरणों में समय समय पर प्रशासनिक विषयों की विवेचना की गई, पर लोक प्रशासन को अध्ययन का स्वतंत्र विषय नहीं माना गया।
17वीं शताब्दी तक तो लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरेलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की। आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सन 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बॉनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक इस विषय की पहली पुस्तक लिखी। फिर भी लोक प्रशासन का जनक अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन को ही माना जाता है और इस विषय का जन्म सन 1887 में हुआ मानते हैं। आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि लोक प्रशासन का जन्म कब हुआ, तो लोक प्रशासन का जन्म सन 1887 में हुआ और इसके जनक वुडरो विल्सन माने जाते हैं। सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन एकदम नया विषय है। इसने अभी 115 वर्ष ही पूरे किए हैं और इसके विकास का इतिहास सीधा ना होकर उतार चढ़ाव का रहा है, जिसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम आधुनिक लोक प्रशासन के विकास को 5 चरणों में बांटकर उसकी व्याख्या करते हैं, जिससे आपका अध्ययन सरलता से हो सकेगा। तो पहला चरण आप 1887 से 1926 के बीच देख सकते हैं। इसे राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव भी कहते हैं। पहला चरण 1887 से 1926। स्टूडेंट, लोक प्रशासन का पहला चरण जो 1887 से 1926 के बीच था, उसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। लोक प्रशासन का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ। सन 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा प्रशासन के अध्ययन ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा गया एक निबंध प्रकाशित हुआ, जिसे इस अध्ययन क्षेत्र के प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। उन्होंने दर्शाया कि प्रशासन का विज्ञान हमारी राजनीति के उस अध्ययन का अंतिम फल है जो लगभग 2200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। यह हमारी ही शताब्दी, लगभग हमारी अपनी पीढ़ी की उत्पत्ति है। विल्सन के इस निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना था। उनके अनुसार कानून के क्रियान्वयन से प्रशासन घनिष्ठ रूप से संबंध है। विल्सन ने बताया कि संविधान बनाने की अपेक्षा उसको चलाने का कार्य अधिक कठिन है। पहले सरकारी कार्यों के अध्ययन में वैज्ञानिक व्यवस्था और कानून के अनुशीलन पर बल दिया जाता था, पर आर्थिक सामाजिक जीवन में जटिलताएं बढ़ने तथा राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासन के ऐसे विज्ञान का निर्माण किया जाए जो शासन के पथ को प्रशस्त करें, इसके संगठन को सुदृढ़ और विशुद्ध बनाए। स्टूडेंट, लोक प्रशासन में राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल.डी. वाइट की रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सन 1926 का महत्वपूर्ण योगदान है। यह ग्रंथ राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर जोर देता है। इसमें राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए और सरकारी प्रशासन पर विशद विचार करते हुए प्रशासन के मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। इस पुस्तक को इस विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली। यहाँ आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि लोक प्रशासन के किस पुस्तक को पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली, तो ये है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 एल.डी. वाइट द्वारा लिखित। पहले चरण के बाद दूसरा चरण जब स्टार्ट हुआ वह है सन 1927 से 1937। इस चरण में प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया गया। इसमें बताया गया कि लोक प्रशासन विषय के विकास के इस दौर में राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचार के पुनर्निरीक्षण और मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की उद्भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस युग की प्रमुख मान्यता यही रही है कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पता लगाना और उनका समर्थन करना विद्वानों का काम है। इस नई मान्यता को लेकर W.F. विलोबी की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सन 1927 में प्रकाशित हुई। विलोबी की पुस्तक का शीर्षक ध्यान देने योग्य है। ये इस बात पे पूर्ण विश्वास रखते थे कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। स्टूडेंट, आप बुक के नाम जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली रचनाओं में उल्लेखनीय नाम है मूने और रेले द्वारा लिखित प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हेनरी फ्योल द्वारा लिखित इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट और लूथर गुलिक और उर्विक द्वारा लिखित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैरी पार्कर फॉले द्वारा लिखित क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इन विद्वानों का दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह विज्ञान है। गुलिक और उर्विक ने प्रशासन के सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्ब में समाहित किया। इस दौर में वैज्ञानिक प्रबंध के लिए
नए संप्रदाय के समर्थक लोक प्रशासन के अग्रणी चिंतकों ने लोक प्रशासन के कुछ ऐसे सिद्धांत तलाश करने आरंभ किए जो सभी पर समान रूप से लागू हो सकें। यह युग लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग कब से कब तक का था, तो आप बता सकते हैं द्वितीय चरण सन 1927 से 1937 के बीच। यह प्रशासन के सिद्धांतों पर भी बल देता है। पहले और दूसरे चरण के बाद अब आता है तीसरा चरण जो सन 1938 से 1946 तक रहा। इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई। इसमें इसकी प्राथमिकता थी। लोक प्रशासन के विकास के तीसरे दौर का प्रारंभ दूसरे चरण में प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से हुआ। प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इन्हें कहावतें कहा जाने लगा। उसी समय सामाजिक शक्तियों और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में भी वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस संबंध में सार्वजनिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध हार्थोन प्रयोगों का रहा। कार्य दलों पर केंद्रित इन प्रयोगों ने कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंध संप्रदाय की जड़ें हिला दी। संगठनात्मक विश्लेषण के इस दृष्टिकोण ने लोगों का ध्यान औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन का प्रभाव, नेतृत्व, संगठन के परिवेश में गुटों के बीच पारस्परिक संघर्ष और सहयोग की ओर खींचा। तृतीय चरण में संगठनात्मक चिंतन की मशीनी धारणा की सीमाएं इंगित करके संगठनों में मानवीय संबंधों के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप को दर्शाया गया। ये बुक भी आप नोट कर लीजिएगा। चेस्टर बर्नार्ड ने सन 1938 में द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक और व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल दिया और 1946 में प्रकाशित अपने एक निबंध में हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें कहावतों की संज्ञा दी थी। स्टूडेंट, लोक प्रशासन का तीसरा चरण यहीं पे खत्म होता है। अब आता है चौथा चरण जो सन 1947 से 1970 के बीच था। इस चरण में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। लोक प्रशासन के विकास के चतुर्थ चरण की दृष्टि से हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल के नाम उल्लेखनीय हैं। हर्बर्ट साइमन की रचना, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप सारी बुक्स और राइटर के नाम जरूर नोट करिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में मील का पत्थर है। साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से जोड़कर इसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कर दिया। उसने श्रेणीगत प्रशासन सिद्धांत और राजनीति प्रशासन द्विविभाजन दोनों को प्रशासनिक चिंतन और व्यवहार में अस्वीकार कर दिया। साइमन ने दो परस्पर संबंधित धारणाओं का प्रतिपादन किया। एक धारणा प्रशासन का एक विशुद्ध विज्ञान विकसित करने में लग गई जिसके लिए सामाजिक मनोविज्ञान का ठोस धरातल अपेक्षित था, और दूसरी धारणा प्रशासन के मानवीय पहलुओं तथा लोकनीति के आदेशीकरण से संबंध रही। इसके लिए राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान का व्यापक ज्ञान अपेक्षित समझा गया। 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपने एक निबंध में यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और प्रशासन के विज्ञान के विकास में तीन बाधाएं हैं। पहली बाधा उन्होंने बताई कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है जबकि हर हालत में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है और मानव व्यवहार सभी संभव विभिन्नताओं और अनिश्चितताओं से भरा होता है। और तीसरा उन्होंने बताया कि इसमें सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों से लिए गए मात्र कुछ उदाहरणों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांतों को गढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अब इसके बाद हम आते हैं लोक प्रशासन के पांचवें चरण पे जो सन 1971 से वर्तमान यानी लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में ये सारी बातें उभरी। जैसे पहला, प्रशासन को मुख्य रूप से किसी संगठन के भीतर के लोगों और उससे बाहर के लोगों के बीच निश्चित अवधि के भीतर होने वाली अनवरत अंतःक्रिया की प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा। लोक प्रशासन और निजी व्यवसाय प्रशासन के अलग अलग अध्ययनों को एक ही संगठित विज्ञान में बदल देने की प्रवृत्ति उभरी, जिसके सिद्धांत और धारणाएं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। विविध सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। कंप्यूटर युग के आरंभ के साथ कंप्यूटरों और दूसरे यंत्रों की सहायता से मानव मस्तिष्क का निर्णय करने वाली तथा समस्याओं को सुलझाने वाली प्रक्रिया को समझने का प्रयास होने लगा। ये सब हम पांचवें चरण नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत बता रहे हैं। और अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। अनेक स्तरों पर राजनीति और प्रशासन की परस्पर एक दूसरे में व्याप्ति हुई।
लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में योगदान देने वाले विद्वानों में वाल्डो तथा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के नाम उल्लेखनीय है। फ्रेड रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए उसने आदर्शों और नमूनों का निर्माण किया। आजकल लोक प्रशासन के अध्ययन में अंतर विषयी सहयोग तथा अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा है। अनेक शास्त्रों के विद्वान लोक प्रशासन में आए और इसकी सेवा करने लगे। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और शास्त्रों के विद्वान इस विषय में रुचि लेने लगे। इन सब के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषयी बन गया। स्टूडेंट, लोक प्रशासन के विकास के वर्तमान दौर में विभिन्न समाज विज्ञान लोक नीति के विश्लेषण की चिंता से ग्रस्त हैं। अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक और नीति निर्धारक प्रक्रियाओं और विशेष लोक कार्यक्रमों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय ने समृद्ध किया है। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्न घटनाएं हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन सन 1967। ये सारे आप सन और ये याद रखिएगा कि अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ? सन 1967 में। फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित ग्रंथ टूवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनाउ पर्सपेक्टिव सन 1971 में। वाल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस सन 1971। स्टूडेंट, नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है या राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन को भी अस्वीकार करता है, या संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है, या मानवीय संबंधों और प्रशासन और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए रचनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देता है। स्टूडेंट, आज हमने लोक प्रशासन का सामान्य परिचय, विकास और लोक प्रशासन के तत्व के बारे में जाना। लोक प्रशासन की इस सीरीज को बनाए रखते हुए हम अपने अगले लेक्चर में लोक प्रशासन का विस्तार में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यह चैनल आपकी सहायता के लिए है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। प्रश्न के लिए कमेंट करें। थैंक यू।